उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में सुनाई सजा। कड़कड़ुमा कोर्ट से मिली 5 साल की सजा। 70 साल की महिला का घर जलाकर की थी लूटपाट। सफेदा बस्ती में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। परिवार वालों ने गीता कॉलोनी थाने के बाहर किया हंगामा। शख्स को पुलिस ने लिया हिरासत में। सीमापुरी में महिला और 4 बच्चों की संदिग्ध मौत पर अभी भी नहीं सुलझा रहस्य। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा सच्चाई का पता। डॉक्टर्स का कहना, दिल्ली में अभी नहीं हो कोरोना नियमों में ढील। सख्ती की वजह से केस हुए हैं थोड़े कम। वहीं लोगों का कहना, नियमों में दी जाए ढील, कारोबार व्यापार हो रहा है ठप। और स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर्स को पिछले 4 महीने से नहीं मिला वेतन नहीं मिलने से परेशान है डॉक्टर ने विरोध जताते हुए दी चेतावनी। कहा, सैलरी न आने पर चले जाएंगे हड़ताल पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली दंगे के मामले में वीरवार को पहली सजा सुनाई गई है। कड़कड़ुमा कोर्ट ने दिनेश यादव नाम के शख्स को 5 साल की सजा सुनाई है। यादव को एक महिला के घर में लूट और आगजनी के मामले में सजा सुनाई गई है। मामला गोकुलपुरी के भागीरथी विहार का है, जहां 70 साल की महिला मनोरी के घर में आग लगाकर लूटपाट की गई थी। इस आरोप में कोर्ट ने इसी इलाके में रहने वाले दिनेश यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। ये पहला मामला है जब उत्तरी पूर्व दिल्ली में ये भीषण दंगों में किसी को सजा सुनाई गई है। 25 दिसंबर 2020 को मनोरी नाम की महिला के घर में लूटपाट के बाद आग लगा दी गई थी। दंगाई उनकी मवेशी तक चोरी कर ले गए थे। 70 साल की मनोरी छत से कूदी और एक हिंदू परिवार के घर में छिपकर जान बचाई थी। उसके बाद उनके परिवार को पुलिस किसी तरह बचाकर ले गई। पूरा परिवार 2 हफ्ते दिल्ली से बाहर रहा। इस मामले में कोर्ट ने 2 पुलिसकर्मियों के बयान को अहम माना है, उन्होंने बताया है कि दिनेश उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंसा पर उतारू थी। हालांकि उन्होंने दिनेश को मनोरी का घर जलाते नहीं देखा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा है तो वो बाकी दंगाइयों की तरह हिंसा के लिए उतना ही जिम्मेदार है। पूर्व दिल्ली के थाना गीता कॉलोनी के अंतर्गत सफेदा झुग्गी में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। परिजनों का आरोप था कि पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जिसके यहाँ अक्सर उनकी बच्ची खेलने जाती थी, उस व्यक्ति ने उनकी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। परिजनों के मुताबिक जब बच्ची रोती हुई घर आई तब घर वालों को घटना के बारे में पता लगा। फिलहाल उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। परिवार ने गीता कॉलोनी थाने के बाहर हंगामा भी किया है। 30 साल के 28-30 साल का लड़का है वो। मेरी पोती 3 साल के है, चौथा साल चल रहा है। उसके बाद में कांपते हुए गई डर से मम्मी के गोद में गिर गई। तो मेरी बहू कह रही है कि पूछ रही है वो क्या हुआ तो वो नहीं बोल रही है। तो मेरे को कही, मम्मी देखो ना नबिया का क्या हो गया। मैं भी पूछने गई क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही है। पकड़ के बैठी हुई है, एकदम चिल्ला रही है। तब जाके उसकी मम्मी पैड खोला, देखा। अब तो सब घर में चिल्ला उल्ला करने लगा। उसको प्यार से घर बंद करके पूछे, हाँ पकड़ लिया है, गया है, अंदर में है, थाने में है, बच्चा के लेकर मेडिकल में गया है बेटा। शादरा जिले के सीमापुरी में बुधवार को एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतकों में महिला और उसके 4 बच्चे शामिल थे। पुलिस को कमरे में जली हुई एक अंगीठी मिली थी। इसके अलावा वहां हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने आशंका जताई थी कि अंगीठी के धुएं में दम घुटने से मौत हुई होगी। दूसरी ओर परिजनों ने उसके पति पर भी सभी की हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रात को वहां था तो वह कैसे बच गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह का पता लगने के लिए शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सच्चाई का पता लग पाएगा। क्या नशा कर करके उसे पीटता था, ऐसे घास बच्चे को या किसी को भी सबको मारता था। वो किसी को नहीं देखा उसने। फर्स्ट टाइम जो उसने देखा है ना, जब वो खिलाया उसने, तो आप भी क्यों नहीं खाया उसने। उसका भी तो जो बनता है कि जब मेरे बच्चे मेरी बीवी जा रही है खाने में खिला रहा हूँ तो मैं भी तो खुद खा सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ। उसने क्यों नहीं खाया और एक बच्चे को क्यों लेकर भागा। वो बच्चे तो उसके 4 थे ना, तो एक बच्चे को क्यों लेकर भागा।
नहीं, कुछ कोई भी नहीं है, पांचों में तो कोई जीवित नहीं है, चार पांचों ही खत्म। जो बच्चा है, जो छोटे वाले को लेके भागा है, वो तो मरा हुआ लेके भागा है। जो पुलिस ने, उसने अपनी जान बचाने के लिए सोचा कि मैं अपनी जान बचा लूंगा, जो अपनी वो कर लूंगा, पर नहीं, वो उसने ये नहीं सोचा कि मैं आगे के लिए क्या कर रहा हूँ। अपने बच्चों को कौन मार सकता है, कौन जहर दे सकता है। वो घर पे ही था, जैसे वो जो कुछ भी हुआ है वो रात में ही हुआ है। वो घर पे ही था, घर में ही था। वो जब पहुँचे, हम तो गए नहीं, बहुत बाद में पहुँचे। हम पहुँचे हैं तो पहले पुलिस वाले पहुँच चुके थे जब हम पहुँचे हैं। सबसे करता है वो, पता नहीं ऐसे किसी से नहीं करा। जब किसी ने मार दिया, सबको मार दिया, जब सबको मार दिया इसने, प्यार क्या है ये? कुछ नहीं है प्यार। जब ऐसा प्यार होता है तो रात जब दम निकली होगी तो बता सकता था सबको यही मेरे बच्चों को क्या हो रहा है। ये जब बता सकता था तो बता, पब्लिक जाती। इस टाइम तक कुछ भी नहीं कर रही है। मैं बच्चों की सलाह भी नहीं दिया। मेरी बहन है राधा, और राधा के बच्चे मेरे भांजे हैं, पांचों को खत्म कर दिया है। मोहित ने जेल लिया के मार डाला है, रात भर उसने मारा है, पीटा है, बच्चों को भी और उसकी अपनी औरत को भी। शादी होते हुए तो खूब दिन हो चुके हैं, पर उसने तड़पा कर मेरी बहन को, मेरे बच्चों को, उनको मारा। मोहित को कड़ी से मारता था, पीटता था, बहुत मारता था, पीटता था। एक बार मैंने पुलिस में ही, फिरोजाबाद में ही पकड़वा दी थी और मार भी लगा, मगर सुधरा नहीं है वो। फिर इधर आ गया, फिर दिल्ली में आ गया। आते ना ही मारपीट चालू कर दिया था। मेरे भाई ने समझाया, डांटा, वो नहीं करता था। लड़की को अपने पास भी रखा था मेरे भाई ने, तब वो लेने आया था, मार कहाँ क्लेश करा, भाइयों को ही मारा, पीटा। दिल्ली में कोरोना के केस पहले से कुछ कम हुए हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने भी कहा कि दिल्ली में लगी पाबंदियां अभी नहीं हटेंगी। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी पाबंदियां नहीं हटनी चाहिए। डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि दिल्ली वैसे भी कोरोना को देखते हुए रेड जोन में है, पाबंदियों में ढील ना हो। वहीं डॉक्टर गौतम का कहना है कि पाबंदियों की वजह से केस कम हुए हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और पाबंदियां जारी रहनी चाहिए। थोड़े दिनों बाद जब केस कम हो तो पाबंदियों में ढील दिया जाए। अभी ऐसे हालात नहीं है कि पाबंदियों को कम किया जाए। दोनों डॉक्टर्स ने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर के फैसले का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। हमने ये देखा कि हमारी सरकार ने ओमिक्रॉन के आने पे जो है एक लॉकडाउन लगा दिया, तो क्या ये लॉकडाउन का फायदा हुआ? हाँ, लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ। हमने ये देखा कि लॉकडाउन के बाद से नंबर ऑफ केसेस जो है वो घटना शुरू हो गए थे। अभी भी जो ये रात को लॉकडाउन हो जाता है, ये बहुत जरूरी है और मैं सरकार का स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया है। दोस्तों, दूसरी चीज सरकार ने करी थी कि कर्फ्यू लगा दिया था वीकेंड पे, वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया था सैटरडे संडे का। क्या इसका इफेक्ट आया है? इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट आया है। हम हर हफ्ते देख रहे हैं वीकेंड कर्फ्यू के बाद नंबर ऑफ केसेस जो है वो कम हो जाते हैं और अब इसका स्प्रेडिंग नेचर जो है वो भी थोड़ा थोड़ा कम आना शुरू हो गया है। दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ केसेस वीकेंड के बाद जो है वो कम होते जा रहे हैं और तेजी से कम हो रहे हैं। और मैं सरकार का तीसरा ये भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो है इस लॉकडाउन को अभी तक हटाया नहीं है और वीकेंड कर्फ्यू को अभी जारी रखा है, क्योंकि अभी भी जो है वो नंबर ऑफ केसेस काफी हैं। मुझे लगता है थोड़ा और ये कम हो जाए केसेस, थोड़ा और एडमिशंस कम हो जाए, थोड़ा और पॉजिटिविटी रेट कम हो जाए तो निश्चित रूप से इसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी। और अभी भी जैसे अगर रेड अलर्ट पे आइडियली आप देखें तो पूरा का पूरा मॉल, कॉलेजेस, स्कूल्स, मार्केट्स सब बंद होने चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, अभी ऑड इवन है। और वो मुझे लगता है दिल्ली की एक क्लियर सिचुएशन है, देश की भी एक क्लियर सिचुएशन है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होने के बावजूद, जैसे अभी आप बोल रहे हो 20-22 हज़ार केसेज आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है और ज़्यादा केसेज होंगे। सेल्फ टेस्ट भी कर रहे हैं लोग, घरों में अपने आप टेस्ट कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही। बहुत सारे केस माइल्ड सिम्टम है, वो भी टेस्ट नहीं कर रहे। तो केसेस ज़्यादा होने के बावजूद भी इन्फेक्शंस जो है, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो कम है, या तो माइल्ड सिम्टम है या जो थोड़े मॉडरेट या सीवियर सिम्टम है वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो वो 2200-2300 जैसे हैं। पर सबसे बड़ी बात तो ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है कि केसेस कम है। तो एक थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल है, ईज ऑफ रिस्ट्रिक्शन निश्चित रूप से मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। वहीं सीसीएन के रिपोर्टर ने पूर्व दिल्ली की जनता से पूछा कि क्या केस कम होने पर पाबंदियां हटनी चाहिए, तो लोगों का कहना है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और पाबंदियों की वजह से काम धंधे ना के बराबर हैं, कारोबार खत्म हो रहे हैं, व्यापार में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। पाबंदियों में छूट और वीकेंड कर्फ्यू को भी हटाना चाहिए।
देखिए केसेस तो कम होने लग गए हैं दिल्ली में, लेकिन प्रिकॉशन फिर भी ज़रूरी है। हमारी एसोसिएशन की तरफ से हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को हमने एक पत्र लिखा है और हमने एलजी साहब को भी कॉपी दे रहे हैं उनकी। तो हमने उसमें यही डिमांड की है कि अब ऑड इवन को या कर्फ्यू को, इनमें से एक चीज़ में ढील देनी चाहिए, बल्कि इनको बंदी कर देना चाहिए। क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन उठता है कि सारा जो भी असर आ रहा है वो व्यापारियों पे आ रहा है, और व्यापारियों से ही टैक्स जो है सरकार लेती है, सरकारें चलती भी उसी से हैं। तो ये दोहरी मार क्यों पड़ दिया व्यापारियों को? हमारी पूर्ण एक मांग यही है कि कम से कम व्यापारियों के लिए जो भी आप लोगों ने नीति सोची उसमें व्यापारियों का भी हित सोचें आप। केस तो वाकई में कम आ रहे हैं, इतना जो पहले केस आते थे रोज इतने डेथ हो रहे हैं, इतने डेथ हो रहे हैं। आज तो ये 3-4 दिन के लिए अगर किसी को खांसी बुखार आया तो घर में बैठ जाए तो केस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो मार्केट के ऊपर इतना बड़ा वो एक बोझा पड़ा हुआ है, एक तो 2 दिन का लॉकडाउन वो हो गया, कर्फ्यू लग गया, उसके बाद ऑड इवन हो गया। अब ये या तो 7 दिन ऑड इवन कर दें, अगर नहीं चाहते तो 2 दिन जो है शनिवार बंद करके शनिवार कर्फ्यू लगा दें, उसके बाद 5 दिन लगातार कंटिन्यू दुकानें खुलनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार से ये निवेदन करूंगा कि ये ऑड इवन ख़त्म होना चाहिए, कि जैसे ऑड इवन और इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बाद 1 महीने में किसी व्यापारी की 8 दिन दुकान खुलती है। उसके अलावा अगर 8 दिन दुकान खुलेगी तो ये बिजली के बिल है या स्टाफ है उसको पूरी सैलरी देनी पड़ती है। आप एक जगह तो कहते हैं ऑड इवन होना चाहिए और वीकेंड कर्फ्यू भी लगना चाहिए, दूसरी आप बसों में पूरी अपनी कैपेसिटी ले रहे हैं, मेट्रो में पूरी कैपेसिटी ले रहे हैं। उसके अलावा व्यापारी को ये कह दिए कि आपने टैक्स भी भरना है, हर चीज़ करना, खाली व्यापारियों पे क्यों गाज गिरती है? वीकेंड कर्फ्यू का है, इससे व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान हो रहा है और वो काफ़ी लॉस में जा रहा है। और इससे तो ये अच्छा है कि इसको ऑड इवन को और वीकेंड कर्फ्यू को ख़त्म कर दिया जाए। अगर दोनों ख़त्म नहीं हो सकते तो कम से कम ऑड इवन वाला सिस्टम बंद कर दिया जाए। सिर्फ ओनली जो है अपना स्वामी दयानंद अस्पताल में सीनियर और डिस्टेंस डॉक्टर्स पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं आई है, जिससे डॉक्टर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर एमएस से कंप्लेन की तो हॉस्पिटल से आश्वासन दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर की सैलरी नहीं आई है। यही वजह है कि सीनियर डॉक्टर और रेजिडेंस डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने विरोध जताते हुए कहा कि अगर सोमवार तक सैलरी नहीं आई तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। चौथा महीना लग गया है सैलरी ना मिलते हुए, तो हम कब तक ऐसे इस तरीके से काम करेंगे? तो ये हमारे लिए दिन ब दिन चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती जा रही हैं। लोग बाग अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपना घर, कहीं कुछ भी प्लान नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इस नीति के कारण कि हमारी सैलरी हमेशा डिले होगी। अब हमें कहा जा रहा है कि आपको जब ये नेक्स्ट दिल्ली सरकार आपको पैसा देगी तब हम आपकी अक्टूबर नवंबर की सैलरी को या दिसंबर की सैलरी को रिलीज करेंगे। तो हमारा ये पूछना है कि जब सरकार ने आपको दिसंबर तक का पैसा दिया था तो वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पैसा कहाँ गया? सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी व्यथित हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बातों से, या देखो हम डॉक्टर आदमी हैं, हमारा काम है जिंदगियां बचाना, ठीक है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है अपने परिवार की भी जिंदगियां बचाना। हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, लेकिन हमारा कोई नहीं देख रहा। हमने कोरोना को बहुत अच्छे से काम किया, मर जी करके काम किया, कोविड से पीड़ित हुए उसके बावजूद भी काम किया। उसके बाद डेंगू का डीलिंग हुआ। डेंगू आपको पता है कितनी भयानक तरीके से इस बार आया था, और स्वामी दयानंद हॉस्पिटल ने इतना बढ़िया काम किया है, आउट ऑफ द वे जाकर के हम लोगों ने काम किया। लेकिन इन सारी चीजों में हम सिर्फ मरीजों का देखभाल कर रहे हैं, हमारा ऊपर देखभाल कोई नहीं कर रहा। आप देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सैलरी हमारी ड्यूज थी, 1 महीने की सैलरी मिली। ऑक्सीजन की कमी ज्यादा नहीं पड़ रही है। पूर्वी दिल्ली के बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर और रामलीला ग्राउंड में 750 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें मरीजों की संख्या 51 है, जिसमें सिर्फ 2 मरीज क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में 300 बेड हैं और 6 मरीज भर्ती हैं। अभी दोनों अस्पतालों में सुचारू रूप से ओपीडी भी चालू है। इस समय देखिए जो टोटल पेशेंट हमारे पास 51 है, जिसमें से जो 27 पेशेंट रामलीला ग्राउंड में और 24 हमारे यहाँ पे हैं। कल हमारे यहाँ 19 एडमिशन हुई थी और 3 हमने डिस्चार्ज भी किए हैं। एज देखो मैं आपको ब्रेकअप तो नहीं दे सकता, लेकिन इसमें से 2 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। नहीं देखिए ये कैलकुलेशन है, ये तो ओवरऑल देखी जाती हैं। मतलब ऐसा है कि ये इस तरह का डाटा जो है इस समय इट इज़ टू अर्ली टू कंपाइल। आज की डेट में हमारे यहाँ जो डेथ हो रही हैं उनका हम डेली एनालिसिस करते हैं, जो कि दिल्ली सरकार को दिया जाता है, और उसका डेथ का एनालिसिस पूरे भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है कि किस प्राइमरी काज ऑफ डेथ क्या था, सेकेंडरी काज ऑफ डेथ क्या था। तो वो डाटा सारा दिल्ली सरकार को हम डे टू डे बेसिस पे देते हैं और वहीं से कोई फिगर लास्ट टर्म में आएगा। लेकिन ये देखा गया है
कि जो कोविड है वो हमारे यहाँ जो डेथ हो रही हैं उसका प्राइमरी काज नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट उन्हीं की हो रही है डेथ जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है। देखिए, इसमें बेड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ हम 500 प्लस 250 जीटीबी इतने हमारे कैपेसिटी है, जबकि हमारे पास सिर्फ 50 पेशेंट हैं। तो इस फेस में जो बेड का कोई इशू नहीं है, बेड, ऑक्सीजन या कोई लॉजिस्टिक किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ईस्ट एमसीडी ने 5 साल से अधिक समय से बगैर किसी सूचना के गैरहाजिर 30 टीचर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। उनमें से कुछ को नौकरी से निकाला गया है और कुछ ने खुद ही जॉब को छोड़ दिया है। कुछ पर मेजर पेनल्टी लगाई गई है। केस खत्म होने तक ना तो उनका प्रमोशन होगा और ना ही उनकी सैलरी में बढ़ोतरी। जो टीचर्स लंबी छुट्टी पर थे उन्हें वापस ज्वाइन करने का या वैध कारण बताने के लिए नोटिस दिया गया है। वो भी दिल्ली नगर निगम ने ऐसी 30 टीचर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है जो बिना बताए अपने काम से गैर हाजिर थी, ड्यूटी पे नहीं आ रही थी, जिनके कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता था या उनके बदले हम नई टीचर्स को नहीं भर्ती कर पा रहे थे। उनको नोटिस देने के बाद कुछ ने अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया है, कुछ के खिलाफ हमने मेजर पेनल्टी लगाई है, जिसमें जिनके खिलाफ हमने पेनल्टी लगाई है उनको केस खत्म होने तक ना तो उनको परमिशन मिलेगी, ना ही कोई सैलरी उनको दी जाएगी, ना ही उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती। हम आगे भी किसी भी विभाग, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, जो बिना बताए अपनी जॉब से गायब होंगे, जिसके कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम को नुकसान होगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते रहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स लॉन्ग लीव पर चल रहे हैं। वो बहुत लंबी छुट्टी लेकर विदेशों में स्टडी कर रहे हैं या विदेशों में काम कर रहे हैं और उसका सफ़र हमारे यहाँ प्राइमरी में बच्चों को करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के एक योजना बनाई है कि जो टीचर्स बाहर हैं उनको एक नोटिस भेजा गया है कि भाई आप 15 दिन में ज्वाइन कीजिए या उसका कारण बताइए कि आप कब तक आ सकते हैं, क्यों आप वहाँ हैं, क्या उसका वैध कारण है। और उस पर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको हम हटा रहे हैं, उनको हम उनकी जगह नई भर्तियाँ करेंगे, नए शिक्षक आएंगे और वो पूरी ऊर्जा के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे कुछ चीज़ों पर भी रिसेंटली कार्रवाई हुई है। बाकी सबके जवाब आ रहे हैं और उनके जवाब को देखा जा रहा है, एग्जामिन कराया जा रहा है, उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो टीचर नहीं आ सकते हैं, विदेशों में, वो विदेशों में अपना काम करें, विदेशों में अपनी स्टडी करें। यहाँ पर नए टीचरों को मौका मिलेगा, नई भर्तियाँ की जाएंगी और उनको गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिस दौरान जगह जगह मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आनंद विहार और गीता कॉलोनी में मॉक ड्रिल किया गया। आनंद विहार बस अड्डे में मॉक ड्रिल में किया गया है, जिसमें आतंकी घुस गए हैं और जिसके बाद सुरक्षा बल मौके पर तैनात हो गए हैं। पैसेंजरों को आतंकी के चुंगल से छुड़ाने में कामयाब रहे। दरअसल ये मॉक ड्रिल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी बड़े आतंकवादी हमले से निपटने और तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है। वहीं गीता कॉलोनी में लोगों को जागरूक करने के लिए एक बैग रखा गया है और देखा गया है कि लोग कितने सतर्क हैं। 26 जनवरी के मद्देनज़र अपनी सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए दिल्ली पुलिस टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल्स करती रहती है और शाहदरा जिले ने भी अभी पीछे कई दिनों में कई सारी मॉक ड्रिल्स की हैं अपना रेस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए। आनंद विहार के आप देखेंगे तो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज़, पुलिस के जो हमारे जिनको पहुंचना चाहिए मौके पे, SHO, MPV, ACP, DCP सब टाइमली पहुंचे हैं और जो अदर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं लाइक फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इनकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और ये लोग भी टाइमली पहुंचे हैं, विच शोज़ कि सभी लोग अलर्ट हैं और सभी लोग 26 जनवरी के मद्देनज़र तैयार हैं कि किसी भी तरह की कंडीशन में हम लोग एक क्विक रिस्पांस दे सकें और सिटीजन्स को अच्छा रिस्पांस टाइम मिल सके। इंसान इतनी दुश्मनी आपस में कर लेता है जिसमें मासूम की जान तक ले ली जाती है। जरा सी इंसानियत लोगों में नहीं बची है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में रहने वाले राजन सिंह के साथ ऐसा ही देखने को मिला। आपसी रंजिश और जलन में 5 साल के मासूम की यूपी के एटा जिले में हत्या कर दी गई। उसके शव को जमीन में दफना दिया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मंगलवार को शव बरामद कर लिया है। यूपी के फिरोजाबाद के नारकी क्षेत्र का सुनील, जिसने अपहरण किया था, वो कोडरा में रहता है। 15 जनवरी को बच्चे का अपहरण कर एटा मौसी के यहाँ ले गया था। आरोपित ने बच्चे की हत्या कर शव गांव के बाहर ले जाकर जमीन में दबा दिया। उधर राजन सिंह ने शक होने पर पुलिस को सुनील के बारे में जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने यहां सुनील को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद कर लिया है। पुलिस को पूछताछ में सुनील ने बताया कि उसके भाई की शादी राजन सिंह की बहन के साथ हुई थी। 2 वर्ष पहले भाई की मृत्यु हो गई। उसको शक था कि भाई की उसकी पत्नी ने जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की है। इसका बदला लेने के लिए उसने बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि सुनील और राजन सिंह मजदूरी करते हैं। एटा के अपर पुलिस अधिकारी और ने बताया है कि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि हत्या कैसे की गई। आरोपित को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने धमकी दी थी इसके लड़के के फूफे ने, ये 2-4 दिन में करके दिखा दूंगा तेरे को। धमकी क्यों दिया था? क्या उस पैसे का मामला था, 1500 ज़्यादा नहीं। मेरे पास फ़ोन आया, मैं ड्यूटी कर रहा था, तब मेरे पास फ़ोन आया, गायब हो गया, मैं तो गायब हो गया। मैं कहा मैं अभी आ रहा हूँ, तो मैं आया हूँ, तब मैंने बताया उसको, तो मैं पुलिस थाने गया हूँ तुरंत। इधर से नाले सीधे कुंडली हो गई, यहाँ घूम फिर पार्क सब लोग घूम फिर के तब आया। यहाँ से मेरी भाभी ले गई है, अटनमा गली पर लेके गई है, उसकी वहाँ पर मेरी बड़ी भाभी रहती है वहाँ पर, वहाँ लेके गई है वो। मैं इसलिए लड्डू बनाए थे, इसलिए वहाँ से बच्चा गायब हो गया है। उसने मौका देख के बच्चे को उठा लिया है। मिल लेगी लड्डू बना के, लड्डू लेगी, उसमें बच्चा नीचे रह गया, मेरी उंगली छोड़ दी उसने, तो नीचे रह गया। मैं जाननी ये अन्य आता है, जानता होगा ये, तो मैं ऊपर पहुंची, तो फिर मैं नीचे वापस आई, लौटी, मुझे दिखा नहीं है। तो फिर मैं यहाँ आई, उसका बड़ा भाई है, उसके बड़े भाई को पूछी मैंने, अमित कहाँ है? उसका भाई कह रहा यहाँ आया ही ना है वो। फिर हम ढूंढने लग गए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।